अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइम। वीडियो का टाइटल जी बांग्लादेश बॉर्डर क्राइसिस एक्सप्लेन्ड। आज ये रौनक की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोकर। मलिक सत्यानी पास होगा। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इस टाइम बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशियों की भीड़ जमा हो रही है। इसे देखकर एक रिपोर्टर ने किसी से पूछा कि इन लोगों से क्या बोला गया है जो लोग ये जा रहे हैं। जवाब आया, निकल पहली फुर्सत में निकल। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से घुसपैठियों को ऑलमोस्ट यही बात बोली है। योगी जी ने इस पोस्ट में सीधे उत्तर प्रदेश की जनता से बात करते हुए बोला है कि वो रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर कड़ी नजर रखें। किसी भी आदमी को अपने यहाँ नौकरी, काम या दुकान पर रखने से पहले उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स और वो कहां से आ रहा है इसका प्रॉपर ब्यौरा लें। इस देश के रिसोर्सेज पर पहला हक इस देश के लोगों का है, न कि किसी घुसपैठिए का जो हमारे देश के रिसोर्सेज लगातार खत्म कर रहे हैं। अब वैसे तो इस मुद्दे पर सेंटर में बैठी सरकार बहुत गंभीरता के साथ काम पर लगी हुई है, लेकिन एक जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी तो है। ये घुसपैठिए हमारे ही मोहल्ले और आसपास के इलाकों में तो रहते हैं, हमारे ही घरों में नौकरी करते हैं, हमारे इलाके में कूड़ा बटोरने आते हैं और हमें उनसे सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन आने वाले टाइम में यही घुसपैठिए इतनी बड़ी तादाद में बढ़ जाते हैं कि कई देशों के लिए ये एंड में एक ह्यूमन क्राइसिस बन जाते हैं। आप लाखों की तादाद में देश में बस चुके लोगों को एक साथ कैसे भगाएंगे, बताइए। लॉजिकली तो ये सवाल एकदम वाजिब है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात भी करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि देश के अंदर जब घुसपैठियों को भगाने की बात होती है तो कुछ लोगों को अचानक से पेट में दर्द होने लगता है। वहीं क्या अब भारत घुसपैठ और इलीगल तरीके से बसाए जा चुके लोगों पर फाइनल एक्शन लेने की तैयारी में है? लेकिन उन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करें करो ना भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं घुसपैठ आखिर इतनी बड़ी समस्या क्यों है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि देश के अंदर घुसपैठ एक प्रॉब्लम है। उनके लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं एक बड़ा सेक्शन जो इस बात को मानता भी है कि घुसपैठ भारत में बड़ी समस्या है, तो उनका लॉजिक भी दुनिया से ऊपर है। उनका ये मानना है कि इतना बड़ा देश तो है यार, कुछ लोग आकर रह जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, हमें किस बात की कमी है। उसके बाद वो वसुधैव कुटुंबकम का नारा भी देने लगते हैं, कहते हैं कि हम तो पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। ऐसे में उस परिवार में अगर नए सदस्य आ गए तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए, प्रॉब्लम है, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इसको समझाने के लिए मैं आपको दुनिया के कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स विद फैक्ट्स बताने वाला हूं, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी। शुरुआत करते हैं जर्मनी से, जहां जर्मनी में 2015-16 में एंजेला मार्केल के वेलकम कल्चर पॉलिसी की वजह से 10 लाख से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों से जर्मनी पहुंचे, जहां जर्मनी ने उनको अपने यहाँ शरण दी। बस इस वेलकम पॉलिसी का इन इलीगल इमिग्रेंट्स ने ऐसा वेलकम किया कि पूछो मत। इस चीज ने पूरे सिस्टम को उलट पलट कर रख दिया, जिसके बाद इन घुसपैठियों को पालने के लिए जर्मनी के टैक्स पेयर्स पर सालाना 50 बिलियन यूरो से भी ज्यादा खर्च हुआ, जिसमें रेजिडेंशियल हाउस पर 20 बिलियन यूरो से ज्यादा, एजुकेशन, लैंग्वेज ट्रेनिंग और बेरोजगारी भत्तों पर खर्चा हुआ। इतना माल जर्मनी की जेब से निकला कि दाईं जेब का छेद बाईं जेब तक नजर आने लगा। बस लेबर मार्केट में 1 मिलियन से ज्यादा नौकरियां प्रभावित हुई, क्योंकि इन इमिग्रेंट्स के कम स्किल होने की वजह से कंपटीशन बढ़ा और देश की बेरोजगारी बढ़ गई, जिसके बाद सरकार पर इतना प्रेशर आया कि मार्केल की पॉपुलैरिटी एकदम पाताल लोक में पहुंच गई। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी जैसी पॉलिटिकल पार्टी ने 20% से ज्यादा वोट हासिल किए, और कोलोन जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर सेक्सुअल क्राइम्स भी रिपोर्ट हुए, जिसकी वजह से आग में घी का काम किया इन सारी चीजों ने। रिसोर्स स्कैर्सिटी से स्कूलों में क्लासरूम भरे और अस्पतालों में वेटिंग लिस्ट भी लंबी हुई। रिजल्ट ये था इसका कि 2023 तक इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त की गई, लेकिन फाइनेंशियल बोझ और सोशल टेंशन आज भी बरकरार है, जो जर्मनी की वेल्दी इमेज को चैलेंज कर रहा है। एंजेला मार्केल ने घुसपैठियों और रिफ्यूजियों के लिए जो प्यार दिखाया था, अपने यहाँ क्राइम रेट बढ़ाने के बाद जर्मनी को दोबारा वो कोर्स करेक्शन करना ही पड़ा। सारा एक्टिविज्म वहीं चला गया जहां आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, समझे। वही दूसरा बड़ा एग्जांपल यूके का है। हम पर 200 साल राज करने के बाद अब यूके पर घुसपैठियों का राज चल रहा है। यूके में अवैध घुसपैठ की समस्या ने पूरे सिस्टम को हिलाया। खासकर 2022 से 24 के बीच चैनल क्रॉसिंग से 1 लाख से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पहुंचे, जिनमें ज्यादातर छोटी नावों से फ्रांस से आए थे। इसने नेशनल हेल्थ सर्विस को बुरी तरह प्रभावित किया। अस्पतालों में बेड की कमी हुई, ब्रिटिश नागरिकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है अब भी, जबकि नए इमिग्रेंट्स को प्रायोरिटी मिलती। सरकार पर सालाना 8 बिलियन यूरो से ज्यादा का खर्च एक्स्ट्रा आया, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स, फूड और लीगल असिस्टेंस भी शामिल है, जिससे वहां की जनता के लिए चल रही कल्याण की योजनाएं चरमरा गई और टैक्स पेयर का गुस्सा भड़क गया। हाउसिंग क्राइसिस इतना गहरा कि होटलों को रिफ्यूजी कैंप बनाना पड़ा। मजा लीजिए भैया, ऐसा एडवेंचर बन गया जिसकी लागत 2.9 बिलियन यूरोस रही। नतीजा ये हुआ कि यहां भी सोशल टेंशन बढ़ी। बुर्का पहनने और न पहनने से लेकर गाड़ी पार्किंग तक
ये घुसपैठी आज वहां की पुलिस से लड़ जाते हैं इन सारे टॉपिक्स पे। क्राइम रेट बढ़ा है जिसकी वजह से सरकार को इमरजेंसी फंड तक जारी करना पड़ा, लेकिन समस्या बरकरार है। इसमें सबसे घिनौना सच पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए उन इलीगल इमिग्रेंट्स का सामने आया जिन्होंने ग्रूमिंग गैंग चलाकर वहां की बच्चियों के साथ गलत काम किए। सरकार गिर जाने के डर से वहां की सरकार ने इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। यूके को भी अपने घुसपैठिया प्रेम का स्वाद आखिर मिल ही गया। तीसरा बड़ा एग्जाम्पल एक ऐसे देश का है जो एक टाइम पर बहुत शांत हुआ करता था, स्वीडन, जिसे सबसे शांतिप्रिय देश माना जाता था। आज वहां घुसपैठियों की हालत यह है कि दुष्कर्म और वायलेंस रेट वहां 50% तक बढ़ चुके हैं। 2015 के माइग्रेंट संकट के बाद ज्यादातर सीरिया, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट से आए अवैध घुसपैठियों की बाढ़ से पूरी सोसाइटी बदल गई है। 2015 से 23 तक गैंग वायलेंस और नो गो जोन बढ़े हैं जहां पुलिस एंट्री करने से हिचकिचाती है। बोलिए, पुलिस डर रही है। वेलफेयर सिस्टम पर 10 बिलियन यूरो से ज्यादा सालाना बोझ है क्योंकि नए इमिग्रेंट्स नौकरियों में कम शामिल हुए हैं। इससे बेरोजगारी दर 20% से ज्यादा बढ़ी है, जिससे एजुकेशन, हेल्थ और पेंशन योजनाओं पर दबाव बढ़ा है। सरकार ने रिसोर्सेज का बड़ा हिस्सा इंटीग्रेशन प्रोग्राम से यानी इन घुसपैठियों और रिफ्यूजियों को बसाने पर खर्च किया, लेकिन फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिली। रिजल्ट ये कि सोसाइटी में अनरेस्ट क्रिएट हो गया। इसके बाद स्वीडन को भी कोर्स करेक्शन करना पड़ा और 2022 में सख्त इमिग्रेंट्स पॉलिसी और कानून उन लोगों ने लाए। फिर भी क्राइम कंट्रोल में नहीं है और पुलिस के पास रिसोर्सेज की भारी कमी है। स्वीडन को भी घुसपैठियों ने अपना रंग दिखाई दिया। अब ये तो सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स हैं, पूरी दुनिया में ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल्स भरे पड़े। ऐसे में ये सोच लेना कि क्योंकि भारत काफी बड़ा देश है और यहाँ रिसोर्सेज काफी ज्यादा हैं तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ये अव्वल दर्जे की बेवकूफी है। अरे देश के छोटे बड़े होने या रिसोर्सेज के कम ज्यादा होने से मतलब क्या है बॉस? हम 1 रुपया भी किसी एक ऐसे इंसान पर क्यों खर्च करें या 1 इंच जमीन भी उसे क्यों दें जो हमारे देश का है ही नहीं? बात तो सही है। भारत अपने यहाँ 2025-26 बजट के हिसाब से एजुकेशन पर 1.29 लाख करोड़, हेल्थ पर 98,000 करोड़, हाउसिंग पर 2.67 लाख करोड़ और फूड पर 2.16 लाख करोड़ सब्सिडी के साथ खर्च करता है। सोचिए इनमें से कितना पोर्शन इन घुसपैठियों पर खर्च होता होगा? काफी ज्यादा है। आज बेरोजगारी दर के आंकड़े में वो घुसपैठिए भी आते हैं जिनको नौकरी देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हमारी आबादी का हिस्सा हैं तो उनको भी इसमें इंक्लूड करना पड़ जाता है। ये हमारे यहाँ की यूथ की जॉब्स खाते हैं, हमारे यहाँ क्राइम बढ़ाते हैं। एक जो घुसपैठिया होता है ना, उसके मन में इस देश को लेकर वो मॉरल और एथिकल सोच होती ही नहीं जो एक भारतीय में जन्मजात होती है। एक इंडियन इस देश को अपना मानता है, वो किसी भी इलीगल काम करने से बचता है। उसके लिए देश में जिम्मेदार नागरिक बनना प्रायोरिटी है, जबकि ये घुसपैठिया न तो मेंटली इस समाज से जुड़ पाता है, न सोशली, न कल्चरली इस देश का हिस्सा बन पाता है। घुसपैठी के लिए क्राइम करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसको पता है पकड़ा भी गया तो उसे डिपोर्ट ही तो किया जाएगा। ऐसे में भारत के पास अपने नागरिकों का सही डेटा होना बहुत जरूरी है, चाहे SIR हो या CAA। भारत वही कोर्स करेक्शन कर रहा है जिसे स्वीडन और जर्मनी को मजबूरी में करना पड़ा था। लेकिन दोस्त, हम शिकायत क्या करें जब हमारे दामन में ही 56 छेद हैं। हमारे यहाँ के नेता ही कई बार ऐसे बयान देकर इस उम्मीद में इन घुसपैठियों को बचा लेते हैं कि बाद में वो इनके वोटर बन जाएंगे। AIMIM के बड़े नेता हों, 2017 में उन्होंने रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाने के लिए कहा कि सरकार उन्हें मुस्लिम न देखे बल्कि शरणार्थी माने, क्योंकि तिब्बत, श्रीलंका और बांग्लादेश के शरणार्थियों को भारत ने भी शरण दी है। उन्होंने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन का भी उदाहरण दिया कि अगर उसे शरण मिल सकती तो रोहिंग्यास को क्यों नहीं। अब ये लॉजिक इसलिए गलत था क्योंकि रोहिंग्यास अवैध रूप से सीमा पार करके आए थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो आईसिस से जुड़े नेशनल थ्रेट्स हैं, जबकि तिब्बती और श्रीलंकाई शरणार्थी कानूनी रूप से आए हैं और लिमिटेड नंबर्स में थे। तस्लीमा एक इंडिविजुअल है और आप एक इंडिविजुअल का नाम लेकर पूरी कम्युनिटी के इलीगल इमिग्रेंट्स को जस्टिफाई कर देना लॉजिकल नहीं लगता बाबूजी। संविधान का समानता का अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए, घुसपैठियों के लिए नहीं। वहीं बंगाल में घुसपैठियों को प्रोटेक्शन देना और दावा करना कि वो बंगाली है न कि बांग्लादेशी, ये लॉजिक भी इसलिए गलत था क्योंकि कई घुसपैठिए रोहिंग्यास और बांग्लादेशी साबित हुए और अब बंगाल के बॉर्डर पे जो भीड़ लगी है ना, वो इसी का एग्जाम्पल है कि क्यों ये लोग वहां रुके हुए हैं। बताइए। अब दोस्तों, इन घुसपैठियों पर सबसे तेज और इफेक्टिव काम अगर किसी एक स्टेट में हुआ है तो वो है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध घुसपैठियों और खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। देखिए, ऐसी क्राइसिस में 3 आधार पर काम करना जरूरी होता है, लीगल, पॉलिटिकल और सोशल। पहले लीगल की बात करते हैं। नवंबर 2025 के अंत में सीएम ने सभी जिला अधिकारियों को ऑर्डर दिए कि हर जिले में टेम्पररी डिटेंशन सेंटर बनाएं जहां पहचान वेरिफिकेशन तक घुसपैठियों को रखा जाएगा। दिसंबर 2025 तक 17 नगर निगमों, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर आदि शामिल है, उनमें स्पेशल वेरिफिकेशन अभियान शुरू हो चुका है। झोपड़पट्टी के इलाकों जैसे लखनऊ के हजरतगंज और डालीगंज के पास सफाई कर्मियों, ठेकेदारों के रिकॉर्ड्स की जांच हो रही है। पुलिस घर घर जाकर आधार, वोटर ID, NRC दस्तावेज चेक कर रही है। फर्जी दस्तावेज वालों को पकड़ा जा रहा है। गोरखपुर में शाहपुर रेंज शेल्टर को डिटेंशन सेंटर बनाया गया है जो पहले फेज के लिए तैयार है। ATS, जिला प्रशासन और होम डिपार्टमेंट मिलकर इस नेटवर्क को तोड़ रहे हैं। घर मालिकों को चिट्ठी लिखकर सहयोग मांगा गया है कि किसी को शरण न दे। वेरिफिकेशन, डिटेंशन और निकालने की सिस्टमैटिक प्लानिंग भी बनाई गई है। सरकार ने SIR मॉडल को उसके कोर से पकड़ा है, पहले पहचान, फिर डिटेंशन और अंत में डिपोर्टेशन।
लखनऊ मेयर ने तो यहां तक बोल दिया कि सारा डेटा इकट्ठा हो चुका है। पुलिस ने स्लम क्लस्टर्स में बड़े अभियान चलाए हैं। आज सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की जनता के नाम एक लेटर भी पोस्ट किया, जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था। बंगाल एसआईआर के बाद यूपी में घुसपैठियों का आना रोकने के लिए बॉर्डर चेक बढ़ाए गए हैं। उनका कंस्ट्रक्शन तुरंत शुरू हुआ है, रिसोर्सेज भी बांट दिए गए हैं। ऑल इन ऑल ये पक्का किया गया है कि कोई घुसपैठिया छिप न सके राज्य में। एक ऐसा प्रदेश जिसकी आबादी 24 करोड़ से ज्यादा हो, वहां इतने बड़े लेवल पर घुसपैठिया भगाओ आंदोलन को शुरू करना बहुत जोखिम भरा काम था। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर वोट बैंक जैसे मुद्दों को साइड करते हुए सिर्फ स्टेट सिक्योरिटी के मुद्दे को पकड़ा गया और कहीं भी ढिलाई नहीं बरती गई है। बंगाल एसआईआर से घुसपैठिए यूपी भागे थे, लेकिन यहां पकड़े जा रहे हैं क्योंकि जनता का सहयोग मिला है। योगी जी ने हमेशा से ही क्रिमिनल्स को नेम और शेम करने की तकनीक अपनाई है, जो काम भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में दंगा करने वालों के पोस्टर्स भी हर चौराहे पर लगा दिए गए, जो बाद में कोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिनको आग लगाने में शर्म नहीं आती, दंगा करने में नहीं आती, उनको पकड़े जाने पर अगर उनका पोस्टर लगा दो तो उनको कैसे शर्म आती है? मेरे को समझ नहीं आता। आप बताइए मेरे को। और दोस्तों, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं इस मुद्दे पर, आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से सरकार की तैयारियों के साथ हमें भी खुद जागरूक और अलर्ट रहने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर एक भी घुसपैठिया इस देश में रहा तो आने वाले टाइम में वो और भी लोगों को यहां बसाने की कोशिश करेगा। ये आने वाले 1000 सालों तक इस देश का कल्चर और सिविलाइजेशन बचाने की तैयारी है, न कि सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस। केंद्र सरकार ने घुसपैठ को डेमोग्राफिक हथियार मानते हुए अगस्त 2025 में हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू किया, जो बॉर्डर स्टेट जैसे असम, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलेशन डिसबैलेंस की स्टडी करेगा। पीएम मोदी ने कहा था कि घुसपैठिए संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, महिलाओं और आदिवासियों पर हमला कर रहे हैं, जिससे इस देश की एकता खतरे में। होम मिनिस्टर अमित शाह की 3D नीति यानी डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट लागू हो चुकी है। यूपी इसका एक पायलट प्रोजेक्ट बनकर सामने आया है, जहां एटीएस से लेकर लीगल कानून को सख्त किया गया है। याद रखिएगा, एक भी घुसपैठिया सीधे आपके इलाके की डेमोग्राफी बदलने के लिए इनफ है। इसलिए सिर्फ एक को भी बर्दाश्त करना गलत है, क्योंकि अगर डेमोग्राफी बदली तो आने वाला फ्यूचर भी बदल जाएगा। यूके और स्वीडन से कुछ तो सीखिए जनाब। इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि आपके अगल बगल इलाके में कोई इलीगल इमिग्रेंट रहता है, या कोई ऐसा मोहल्ला या इलाका जहां आपको लगता है बाहर से आकर लोग बसे हैं? कौन सा है वो इलाका, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अगर आपको शक है तो अपने इलाके की पुलिस को इन्फॉर्म तुरंत करिए, उनके बारे में उन्हें जरूर बताइए। वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। इलीगल इमिग्रेंट। जी, बिल्कुल जी, बहुत ही ये मेन मुद्दा था। इस मुद्दे के ऊपर वीडियो आरजे रौनक भाई ने जिस डिटेल में बनाई है, बहुत ज़बरदस्त काम उन्होंने किया है। एक सिटीज़न होने के नाते उन्होंने अपना ये फ़र्ज़ अदा किया है। देखिए कि हर नागरिक जो है, उसके ऊपर भी कोई फ़र्ज़ है कि वो अपने कंट्री के लिए क्या करता है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ जैसे पहले होता रहा है इंडिया में, उस चीज़ को लेकर अब कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। क्योंकि जितने भी ये घुसपैठिए लोग हैं ना, इनकी वजह से क्राइम रेशो जो है वो इंडिया में बढ़ी है और बेरोजगारी भी बढ़ी है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि भई जितने भी ये घुसपैठिए लोग हैं, इनको अपने देश से बाहर निकालें, ताकि देश के जो हालात हैं, वो और मज़ीद बेहतर हो सकेंगे। क्राइम जो है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि ज़्यादातर अगर देखें तो जितने भी इल्लीगल तरीके से एंट्री करके इंडिया में दाखिल हुए हैं घुसपैठिए, उनकी क्राइम रेशो में ज़्यादा नाम आते हैं, और जितने भी नाम वो आते हैं, ये सारे के सारे घुसपैठिए जो है ना, इल्लीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में दाखिल हुए हैं, उन्हीं के नाम आते हैं। कुछ तो नेता ऐसे हैं जो इन सब को डिफेंड करने के लिए आगे आ जाते हैं। ममता बनर्जी हो गए, ओवैसी हो गए, ये सब का कहना ये है कि इनको मुस्लिम, यार किसी मुस्लिम के साथ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम है कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई भी हो। लेकिन जब इस तरह की चीजें होंगी तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब ये सारे के सारे जो घुसपैठिए हैं, ये रोहिंग्यन मुस्लिम निकलते हैं, तो इसमें सरकार का क्या दोष है? इसमें सरकार तो ये नहीं कहती कि रोहिंग्यन मुस्लिम जो है वो क्राइम लिस्ट में ज़्यादा आएँ और बाकी लोग जो हैं वो पीछे रहें। बाकी लोग नहीं करते, उनको कुछ नहीं कहा जाता। जो इन्होंने जिन लोगों के साथ इन्होंने तुलना की है, वो लीगल तरीके से आए हैं इंडिया में, और सरकार की अनुमति थी, सरकार की इजाज़त थी, उसकी वजह से वो आए हैं। तो उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई दिक्कत भी इंडिया को नहीं हुई। लेकिन इनका हमने पिछले दिनों में देखा था कि एक रेलवे स्टेशन थी, उसकी जगह थी। तो रेलवे जो इदारा है इंडिया में, उसकी वो जगह थी, उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे। और पुलिस जब गई है, पुलिस ने कहा कि भई ये आपका अधिकार नहीं है, ये सरकार की जगह है, तो आप यहाँ से हट जाइए। तो उन लोगों ने आगे से पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया।
और ऐसे कह लीजिए कि जाहिल किस्म के पॉलिटिक्स भी मौजूद हैं जो उनको डिफेंड करने के लिए आगे आ जाते हैं, जिन्होंने उल्टा पुलिस को कहा कि पुलिस जो है उन्होंने ज्यादती की है। ये घुसपैठिए जो है ना, ये दो मुंह होती हैं, इनका कोई एतबार नहीं होता। ये मुनाफिक लोग होते हैं, ये इस तरह से इंडिया को नुकसान पहुंचाते हैं कि जैसे इंडिया की सरकार जो है वो इन चीजों को समझती है कि ये लोग जो हैं आने वाले टाइम में मज़ीद इंडिया के लिए नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए इंडिया ने इनको निकालने का फ़ैसला तो कर लिया है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि ये मुसलमानों को हिट किया जा रहा है, मुसलमानों को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है भई, बड़े-बड़े तगड़े कंट्री जो हैं, इन्होंने उनका भी एग्ज़ाम्पल दिया है कि उन्होंने भी जब सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिए, अपनी कहते हैं ना कि इंसानियत दिखाना, रहम-दिली दिखाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक लिमिटेड चीज़ जो होती है ना, वही अच्छी होती है। अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी बुरी बात है, क्योंकि वो भी नुकसान ही देती है। अब जर्मनी ने जिस तरह से 10 लाख लोगों को पनाह तो दे दी, उनको जितनी भी सहूलियात हैं सरकार की तरफ से, वो भी उनको दी। लेकिन उनके अपने जो लोग थे, उन बेचारों के लिए बड़ी दिक्कत बन गई। बेरोज़गारी जो है, उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में बढ़ी और जिससे उनके लोगों को बड़ा नुकसान पहुँचा। क्राइम अगर देखा जाए तो उसकी रेशो में इज़ाफ़ा हुआ। वहाँ पे जो कह लें कि ग्रूमिंग गैंग वो ज़्यादा बढ़ चुका था। तो इन चीज़ों को जब जर्मनी अफ़ोर्ड नहीं कर पाया, इतना तगड़ा कंट्री है, उनके लोगों ने भी एहतजाज करना शुरू किया और जर्मनी जो सरकार थी, फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि ऐसे लोग जो हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और देश से उनको निकाला जाए। पिछले ही दिनों में मलेशिया का हमने सुना था कि बहुत सारे जो घुसपैठिए थे, उनको निकाला गया क्योंकि मलेशियन अवाम जो थी उन्होंने भी एहतजाज किया था। उसके बाद इन्होंने एक स्वीडन स्वीडन दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्री ऐसा माना जाता है जिसमें शांति है। किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख लें कि अपने ही हाथों अपने अमन को उसने खराब कर लिया। ये जो घुसपैठिया एक संकट है ना, ये एक बहुत बड़ा नुकसानदेह चीज़ें करता है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे नुकसान ही करेगा। इसलिए जितने भी कंट्री थे अब उन्होंने इन चीज़ों को रोकना शुरू कर दिया। तो इंडिया भी अगर इस चीज़ के ऊपर अमल कर रहे हैं, तो इसमें अपोज़िशन जमातें जो हैं उनको एतराज़ात इस चीज़ को लेकर नहीं है कि ये इंसानियत के साथ ज़्यादती हो रही है, ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी वोट बैंकिंग बचाने के चक्करों में है। अपनी सत्ता की लालसा में वो अपनी देश की सिक्योरिटी को भी दाँव पे लगाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। लेकिन इंडियन अवाम जो है वो साथ दे रही है सरकार का और इस हक में है कि ये जितने भी घुसपैठिए हैं, इनको यहाँ से निकालना चाहिए ताकि देश जो है, उसके लिए किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, उसे मज़ीद नुकसान ना पहुँचे। अब अगर यूके की बात करें, यूके एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, लेकिन उसने कुछ लोग इस तरह के थे, जो अपनी सत्ता बचाने के लिए घुसपैठियों को डिफेंड करते रहे। तो आज देख लें कि क्राइम लिस्ट जो है उसमें कितना इज़ाफ़ा हुआ है, ग्रूमिंग गैंग जो है वो कितना बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हुई? ये उन लोगों की वजह से हुई हैं, जो घुसपैठियों को, जो क्राइम को डिफेंड करने के लिए कहीं न कहीं सपोर्ट करते रहे हैं, अपनी वोट बैंकिंग को कायम रखने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने मुल्क को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, तो वो मुल्क के हक में कैसे हो सकते हैं? अवाम को भी ये इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, कि जो भी इन घुसपैठियों को डिफेंड करेगा, जो भी इनके हक के लिए आवाज़ उठाएगा, उसको भी चाहिए कि मैं तो कहता हूँ कि बल्कि उसको भी निकालो देश से, कि आप भी भाई अगर आपको इतनी इंसानियत की परवाह है ना, तो आप भी इनके साथ ही चले जाएँ। तो आप वहाँ पे जाके इंसानियत दिखाएँ, यहाँ पे इंसानियत जहाँ पे दिखाने के लिए जब चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो आप चीज़ें नहीं करते। आज जहाँ पे इंसानियत आपको दिखानी चाहिए, वहाँ पे आप आँखें बंद कर लेते हैं। अब पिछले ही दिनों में बंगाल में ममता बनर्जी की मौजूदगी में जिस तरह से हिंदू लोगों के साथ हुआ है, जिस तरह से इन घुसपैठियों की वजह से हिंदू लोग जो थे वो कितनी ज़्यादा दिक्कत में आ गए थे। कितने ही हिंदू लोग जो हैं उनके घर जलाए गए, पूरे के पूरे परिवार जो हैं बेचारे वो बेरोज़गार हुए हैं। वहाँ पे इन लोगों को इंसानियत याद नहीं आई। वहाँ पे अपोज़िशन के किसी बंदे ने नहीं कहा कि भई ये गलत हुआ है, क्योंकि वोट बैंकिंग नहीं है ना इसलिए। जहाँ पे अपनी मफ़ाद परस्ती होती है, वहाँ पे इनको इंसानियत याद आती है। तो हमारे ख़्याल में जो सरकार जो है, जिस तरह से सरकार ने काम किया है ये घुसपैठियों को निकालने वाला, बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल जी, इंडिया जो है वो कर सकता है और इंडिया इख्तियार रखता है कि अपने मुल्क से जो इल्लीगल शरणार्थी हैं वो उनको निकाला जाए।
और इलीगल कोई भी किसी भी मुल्क में होगा तो भाई वो उस मुल्क की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने मुल्क के लोगों की सेफ्टी के लिए, अपने मुल्क के लोगों के रोज़गार के लिए, उनकी सहूलतों के लिए जो इलीगल हैं उनको उनके वतन जो है वो भेजा जाए। हाँ, जो लीगल हैं वो तो गवर्नमेंट ने जो ज़ाहिर है उनको इजाज़त दी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो इलीगल हैं अगर वो कहीं पे भी हों, किसी भी मुल्क में हों, तो उस मुल्क का कानून है कि वो मुल्क हक रखता है कि उनको निकाल सकता है। अब यहाँ पे अगर इंडिया निकाल रहा है बांग्लादेशियों को या रोहिंग्याओं को, तो वो अब बाकी जो आस-पास के मुस्लिम ममालिक हैं जी, उनको भी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान हो गया या अपोज़िशन हो गई या वहाँ के मुस्लिम हो गए, उनको जो है वो ये प्रॉब्लम है कि ये मुस्लिम को निकाल रहे हैं। तो भाई अगर जिस मुल्क में इल्लीगल होंगे, उनको तो निकाला जाएगा। अब पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, अफ़गानिस्तान भी मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान में अफ़गानी रह रहे थे, जिनमें इल्लीगल भी बहुत ज़्यादा थे, सबको निकाला। और फिर जो है वो देख लें क्या हुआ पाकिस्तान को सारा कुछ भुगतना पड़ा कि इन्हीं अफ़गानियों के अंदर जो है वो कुछ स्लीपर सेल थे जो कि टीटीपी के थे। वो जगह-जगह जो है वो बम धमाके और इन क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो गए। अब ये नहीं कहूँगा कि सारे एक एक जैसे थे, लेकिन उनमें शामिल थे कुछ लोग। तो अब ज़ाहिर है अब इस तरह आइडेंटिफ़ाई नहीं होना था कि कौन-कौन से लोग हैं। तो वो ज़ाहिर है सबको जो है इल्लीगल पहले निकाला गया, फिर उसके बाद बाकी अफ़गानियों को निकाला गया। और उनको जो है वो उनके वतन वापस भेजा गया। तो इंडिया भी भाई इख्तियार रखता है कि बांग्लादेशी को बांग्लादेश में भेजें और रोहिंग्या को जो है वो उनके म्यांमार में भेजें। और उनको जो है वो अपने मुल्क का सोचना है इंडिया ने और अपने मुल्क के लोगों को पहला क्योंकि मुल्क के जो लोग हैं, जो शुरू से उस मुल्क के हिस्सा हैं, उनका हक बनता है वो सारे रोज़गार पे भी और दूसरी सहूलतों पे भी। अगर वो उनको सहूलतें नहीं मिलेंगी और ये इनको जो है वो इनकी वजह से तो फिर जो है वो प्रॉब्लम पैदा होगी उन अवाम के लिए जो वहाँ पे रह रही है। अब हम यहाँ पे रह रहे हैं, अगर हमें किसी और की वजह से जो कोई घुस आए हैं हमारे मुल्क में या एक समझ लें कि इस घर की मिसाल लेता हूँ कि हम 3 लोग रहते हैं इस घर में, तो 3 ही कमरे हैं। अगर और लोग घुसेंगे, तो फिर जगह कम पड़ेगी, तो वो गंदगी भी फैलेगी, वो सारा कुछ होगा। तो वो सहूलतें किधर से आएँगी, वो खाना किधर से आएगा, वो सारा कुछ किधर से आएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, निज़ाम सारा दरम-बरम हो जाएगा। तो वही बात है कि मुल्क का निज़ाम भी जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है वोट बैंकिंग के लिए करते हैं, कोई इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि वोट उनको मिलता है। और यूपी में ये अभी ये सारा कुछ हुआ है शुरू, यूपी में से निकाला जा रहा है योगी आदित्यनाथ की वजह से और उनके ऑर्डर पे जो है वो निकाला जा रहा है और ये भी ऑर्डर दिया है कि कोई भी इनको जो है वो शरण ना दे। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का जो काम है अगर कोई शरण देगा या कोई किराए पे रखेगा, किराए की लालच में, तो वो भी भाई उतना ही गुनहगार होगा। वेरिफ़िकेशन करवाएँ, पुलिस स्टेशन से जाकर वेरीफ़ाई करें और उसके बाद जो है वो किसी ऐसे लोगों को जो है वो दें। बाकी जो है उनका जो भी कागज़ वग़ैरह बने होते हैं किसी किस्म के भी आईडी कार्ड हो गया या राशन कार्ड हो गया या और कोई जो वहाँ पे कार्ड चलते हैं, तो वो अपने पास रखें और उनका उनका वेरिफ़िकेशन करवाएँ कि ये लीगल है या इल्लीगल है। तभी उसके बाद जो है वो दें। तो बाकी अब वहाँ पे बॉर्डर पे रश लगा हुआ है, ये कह रहे हैं कि बॉर्डर पे अब रश लग गया और वो लोग रुके हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से निकाला गया है यूपी में से। अब ये बांग्लादेश या रोहिंग्या जाते हैं या किसी और स्टेट में जाके बस जाएँगे, ये भी देखना होगा। तो बहरहाल लोग जो कुछ अपोज़िशन जो है अभी बोल भी रही है, कुछ लोग भी बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये इंसानियत के गलत खिलाफ हो रहा है। तो भाई अपने मुल्क को साफ़ करना, अपने मुल्क को ठीक करना कोई इंसानियत के खिलाफ नहीं है। अब अमेरिका ने जब निकाला था, इंडियन को भी निकाला था, बाकी इल्लीगल जो इमिग्रेंट्स थे वहाँ पे उनको निकाला गया था। तो उन्होंने कैसे निकाला था? बेड़ियाँ डाल के निकाला था। तब तो लोगों ने कहा था ना कि ठीक है, अच्छी चीज़ है कि निकाल रहे हैं, क्योंकि जी वो उसने अपने मुल्क को देखना है। बिल्कुल, भाई ट्रम्प अपने मुल्क को देख सकता है, अगर इल्लीगल वहाँ पे रह रहे हैं, बेशक निकाले। हम भी उस वक़्त सपोर्ट किया था कि बेशक निकाले और निकाल सकता है, वो हक रखता है। तो कोई भी मुल्क है वो हक रखता है, तो इसी तरह इंडिया भी हक रखता है भाई। इंडिया के फिर मामलात में क्यों बोला जाता है? जब अमेरिका को आप नहीं रोक सकते, वो उसने किया है, बेड़ियाँ डाल के किया है। इंडिया तो फिर भी वैसे कह रहा है कि टाइम दे रहा है कि निकल जाओ और चले जाओ। और लोग जा रहे हैं सुकून से। कोई जो वो कह रहे हैं कि कोई बेड़ियाँ नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है। लेकिन अमेरिका ने तो बेड़ियाँ डाली थी, तो उस वक़्त तो कोई नहीं बोला था, क्योंकि वो अमेरिका था। तो इंडिया के खिलाफ जो है वो सबकी जो है वो ज़ुबान फिर ओपन हो जाती है, जो कि मैं समझता हूँ कि गलत है, दोगलापन है ना फिर।
जब आपकी अमेरिका के खिलाफ नहीं खुलती ज़ुबान तो फिर यहाँ पे भी नहीं खुलनी चाहिए, फिर यहाँ पे भी चुप रहना चाहिए। और वो इंडिया जो है वो अगर बांग्लादेशियों को निकाले, जिसको मर्ज़ी निकाले, वो इंडिया का अपना मुल्क है, इंडिया का अंदरूनी मामला है, तो वो निकाल सकता है। बाकी अगर किसी को पीड़ है, तो फिर सामने आके वीडियो बना ले। और क्या करेगा इंडिया के खिलाफ? और तो कुछ कर नहीं सकता। ये सीधी-सी बात है। बहरहाल जी इंटरनल मामला है आप लोगों का और नो डाउट गवर्नमेंट जिस तरह चलेगी और आपको भी उस तरह चलना पड़ेगा और इसको मेरे ख्याल में सिक्योरिटी रीज़न लें तो सिक्योरिटी कंसर्न लें तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि भाई आने वाले वक़्त में आपकी नस्लों के लिए एक सेफ पॉइंट जो है वो क्रिएट किया जा रहा है और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जा रही है कि भाई ये करना ज़रूरी है नाउ ऑन तभी हम सेव हो सकेंगे क्योंकि जिस तरह के हमले हुए हैं इंडिया के ऊपर पास्ट में भी और ये कुछ करंट सिचुएशन में भी हुए हैं, तो इन चीज़ों को लेकर इंडिया जो है बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी के थ्रू चल रहा है कि यार बस अब बहुत हो गया। पहले तो इनको खदेड़ना पड़ेगा जो इलीगल लोग जो हैं वो बस रहे हैं। उनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है और वो जो है किन के कहने पे आ रहे हैं और ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो सपोर्ट कर रहे हैं लोग पॉलिटिकल लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी भई किसी एक किस्म का इशारा दिया जा रहा है कि इंसान बनो और ये आपकी वोटिंग लिस्ट में नहीं आते, क्योंकि ये इल्लीगल हैं और इनको जाना पड़ेगा यहाँ से। तो एक आम नागरिक जो है इंडियन जो है वो भी ये जो रोड साइड रहता है वो भी इस चीज़ को जानेगा भाई कि जब आप इल्लीगल होते हैं, तो भई आप फिर ठहर नहीं सकते। फिर गवर्नमेंट आपको अगर फ़ोर्स करती है भाई जाएँ यहाँ से आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप यहाँ के रिहायशी नहीं हैं, तो भई आपको जाना पड़ता है फिर। सेम सीधा कुलिया है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और यहाँ पे मेरे ख़्याल में ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर नहीं खेलना चाहिए, ये पार्टी-पार्टी खेलना बंद करें, क्योंकि ये मुल्क की बात है और क्योंकि आने वाले वक़्त में ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो, कोई ऐसी सिक्योरिटी कंसर्न ना हो, इस चीज़ को लेकर ये क्लियर किया जा रहा है। हमने गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला किया था अफ़गानियों के खिलाफ तो वो हमें कहीं न कहीं कंसर्न था कि एक अरसे से बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ पे और रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पे पास के उन्होंने घर बना लिए हैं। लेकिन भाई वो वहाँ के थे और यहाँ ट्रैवल करके आए हुए थे, तो एक किस्म के इल्लीगल ही है ना, खारिजी हैं। तो उनको उनको अपने देश जो है वो वापस जाना बनता था और ये गवर्नमेंट ने फैसला लिया, हमने कहा कि ठीक है यार लेकिन बीच में कुछ ऐसे हैपन हुए भी इन्होंने मेंशन किया तो मतलब कि लगा कि यार ठीक हुआ। जो उन्होंने किया वो एक अच्छा फैसला था। कुछ लोगों को बुरा लगा फ़िल वक़्त, लेकिन नाउ ऑन हर कोई बोल रहा है कि यार ठीक था, फैसला ठीक किया है और लेकिन अब ये इंडिया में भी सिचुएशन आ रही है। तो इन अ गुड वे जाने दिया जा रहा है, कोई ऐसी कह लें कि एलिगेशन नहीं लगाई जा रही, कुछ ऐसा किया नहीं जा रहा। लेकिन उन लोगों के लिए भी दुःख होगा लोगों के ज़हन में जो मेरे ख़्याल में जो लोग एक अरसे से फँस रहे थे, उन्होंने अपना कारोबार वही अफ़गानियों वाला सिस्टम जो पाकिस्तान में हुआ था। तो बस रहे होंगे, उन्होंने कारोबार बनाया होगा, अपना घर बनाया होगा। वो छोड़ के जाना थोड़ा तकलीफ़देह है, लेकिन ये भी रियलिटी भाई साथ है कि आप इल्लीगल हैं और आपने जाना है। तो ये एक मुद्दा इंटरनल मैटर है आप लोगों का और आप कितना सपोर्ट करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है जी। बाकी आरजे रौनक भाई ने सारी चीज़ें जो हैं क्या लें कि वेस्टर्न जो कंट्री है, यूरोप जो है, उनको भी बीच में आई एम सरप्राइज़्ड के बीच में चले इंग्लैंड आया, जर्मनी आया, लेकिन वो तीसरा था स्वीडन। स्वीडन। तो यार मतलब मैं तो बड़े शांत किस्म के लोग हैं वहाँ के, उनका हाव-स्वभाव और मतलब वैसा नहीं है। तो मैं उनको तो जानता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ देखता हूँ क्योंकि मुझे जो है वो कंट्री जो है वो हॉलैंड और ये कंट्रीज़ जो हैं बड़ी पसंद हैं ब्यूटी जो नेचर की वजह से। उनके लोगों में बड़ा हाव-स्वभाव और बड़ा शांतपन जो है ना वो पाया जाता है, लेकिन वो इतने अग्रेसिव नहीं है। लेकिन जो आउटडोर लोग जो बीच में जो उन्होंने कहा कि अरब ममालिक से आए हैं और हमारे एशियन कंट्रीज़ यहाँ पे से ट्रैवल करके गए हैं, उन लोगों ने होल्ड करना शुरू किया और उन्होंने फिर फ़साद डालना और ये गैंग वॉर और छोड़ के नो गो ज़ोन जो है, वो क्रिएट कर दी है। मतलब कि आप बंदा क्या पुलिस भी नहीं वहाँ पे जा सकती, हुकूमत नहीं जा सकती यार। ये तो एक हो गया कि डॉन ने एक इलाका जो है वो घेर लिया और उसने जनाब अपने परिंदे रखे हुए हैं, वो वहाँ पे चिड़ी जो है वो पे पर नहीं मार सकती। तो वो वाले मुल्क है कि भई आप आज़ाद हैं हर तरह से, ठीक है आपको आज़ादी है, लेकिन लिमिटेशन के अंदर है लेकिन लोग वो बड़े सुलझे हुए हैं।
उनमें भी ये चीज़ देखकर मुझे शॉक लगा यार, कि वहाँ पे भी चेंजिंग आ रही है और इस चेंजिंग को अगर उस वे से देखा जाए, वहाँ पे कौन आए? बाहर से लोग आए उनकी कंट्री में, उन्होंने तबाह करना शुरू किया। जर्मनी, इंग्लैंड, हॉलैंड और भी बहुत सारी, भाई अमेरिका में भी ये चीज़ शुरू हो चुकी है, ठीक है ना? और कनाडा में। तो ये चीज़ें हुई हैं, बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने एहतजाज किया, तोड़-फोड़ किया और ये गैंग रेप और गैंग वॉर और ये चीज़ें की हैं। तो उन्हें भाई उनका एग्ज़ाम्पल ले लें, उनको ही देख लें कि उन्होंने फिर अब उनकी सिचुएशन क्या हुई है, उनकी हालत क्या हुई है। उन्होंने भी मेंशन किया आरजे रौनक भाई ने कि आप अपनी हालत सुधार लें, अभी भी वक़्त है। उन्होंने किया है, हमें भी करना चाहिए, तो हमने वो किया है। फ्यूचर के लिए जो है एक बेहतर प्लान जो है वो पेश किया है। इसको एक्सेप्ट करना चाहिए अवाम को, मेरे ख़्याल में। तो मेरा ओपिनियन भी यही है कि इसको अवाम जो है, आप लोग जो है उसको एक्सेप्ट करें और वो थोड़ी इमोशनल चीज़ें जो हैं उनसे थोड़ा-सा फ़िलवक़्त दूर रहें, क्योंकि इमोशन आपके थोड़े हाइप होंगे तो आपको लगेगा जी कि इंसान के साथ, इंसानियत के साथ ज़्यादती है। लेकिन भाई वो 1-2 इंसान जो हैं, वो भाई पता नहीं कितने लोगों को साथ लेके मरेगा। फिर जो है वो उस नुकसान की भरपाई जो है वो नहीं होगी। तो होप फॉर अ गुड, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ बेहतर हो और आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, इंक्लूजन वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।